समय लगेगा मगर नाम होगा। आज मेहनत है तो कल मुकाम होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम भारत के संविधान के एक ऐसे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नोबल फीचर्स कहा था। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच और भाग 4 में इसे रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग सोचिए। मौलिक अधिकार हमें सरकार के खिलाफ सुरक्षा देते हैं, लेकिन सरकार को जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए यह कौन बताता है? तो यही काम आपका पार्ट 4 में आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच बताने का काम करता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डीपीएसपी के सारे आर्टिकल को देखते हैं। पहले हम इसका परिचय करते हैं और इसकी विचारधारा को देखते हैं। क्या है इसकी परिचय, क्या है इसका विचारधारा, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए, इसके स्रोत की बात की जाएगी साथियों, तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी को मालूम रहता है साथियों कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। ये अपनी प्रकृति में सकारात्मक या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। साथियों, मौलिक अधिकार का हनन होने पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप डीपीएसपी के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये न्यायालय में आप नहीं इसके लिए जा सकते हैं। ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और दर्शन क्या कहता है? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की दर्शन एवं उसकी आत्मा है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम इसके आर्टिकल को देखते हैं एक एक करके। इसके परिभाषा और अनुप्रयोग देखिए। आर्टिकल 36 क्या कहता है, इसे आप लोग समझिए। इस अनुच्छेद में आर्टिकल 36 को देखिएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लिए भी लागू होगी। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। डीपीएसपी में जो इस राज्य की परिकल्पना की जा रही है, जो इस राज्य की कल्पना की जा रही है, ये न किसी बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या संघ राज्य की परिकल्पना नहीं की जा रही है। इसमें सारे जो विभाग हैं, जैसे शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे जो अपना विभाग हैं उसकी परिभाषा की यहाँ बात की जा रही है। इसे आप लोग ध्यान रखिए। वो अपना जो नियम बनाएंगे, देखते हैं ना, एजुकेशन अपना अलग नियम बनाता है, स्वास्थ्य अपना अलग नियम बनाता है। तो उसके बारे में आपके राज्य की परिकल्पना आपके डीपीएसपी में की गई है। इस तरह इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नीति निर्देशक तत्व के लिए लागू हो गया, अर्थात आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो डीपीएसपी आर्टिकल 36 में लागू होगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आर्टिकल 37 क्या कह रहा है, ये समझने योग्य बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, तथापि ये शासन में मूलभूत है। शासन में क्या है? मूलभूत है। और राज्य को विधि बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा साथियों। आर्टिकल 37 को हम एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूँ। डीपीएसपी में जो आर्टिकल है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। डीपीएसपी ना, एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझिएगा। डीपीएसपी एक बैंक का उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा और संसाधन के अनुसार करता है। अर्थात आपका ही पैसा आपको जब चाहिए बैंक नहीं देगा, अपनी सुविधा अनुसार देगा, इस अपने संसाधन और सुविधा के अनुसार देगा। यही आर्टिकल 37 में है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कि आपके डीपीएसपी का ऐसा नहीं है कि आप हनन हो रहा है तो न्यायालय में जाइए। न्यायालय कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट आपसे कह देगा आप जाइए संविधान का भाग 4 पढ़िए, आर्टिकल 36 से 51 के बीच पढ़िए। चलिए आगे देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में क्या बात किया गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। और प्रयास किस तरह से करेगा वो आर्टिकल 31 बताया गया है, 38(1) में बताया गया है। फिर 38
2 में बताया गया कि प्रयास राज्य जो हो अपने लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कैसे प्रयास करेगा। ध्यान से समझिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना है तो राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। हम प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को पढ़ते हैं, तो समझिएगा हम सबको लिंक कर रहे हैं। पहले मैंने फंडामेंटल राइट को लिंक किया, अब देखिए यहाँ प्रस्तावना को समझिएगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसी राजनीतिक न्याय की स्थापना है तो यहाँ प्रयास करेगा आर्टिकल 38(1) में। ध्यान से इसे समझिएगा। और 38(2) क्या कहता है, राज्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य करेगा आय का, प्रतिष्ठा का, अवसर की, सुविधाओं को, उसमें जो असमानता है उसे समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38(2) में यह कहा गया है, इसे आप लोग समझेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। आर्टिकल 39 क्या कह रहा है, इसे समझिएगा। राज्य की नीतियां क्या है, इसमें बताया गया है राज्य अपनी नीतियों का संचालन किस प्रकार करेगा, आर्टिकल 39 में बताइए। साथियों ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 39 जो है इसमें बहुत सारे सब आर्टिकल हैं, एक एक करके मैं बताता हूं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस आर्टिकल से बनते हैं मैं उसको अभी मार्क कर दूंगा, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 39A क्या कहता है, समझिएगा। जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से उपलब्ध हो। जीविकोपार्जन करने के लिए ऐसा ना हो कि पुरुष को ज़्यादा समय दिया जाए, उस ज़्यादा साधन दिया जाए और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए आर्टिकल 39A में संविधान निर्माताओं ने इसे रखा कि जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से उपलब्ध कराया जाए। और फिर आर्टिकल 39B में क्या कहा गया है, देखिएगा। भौतिक संसाधन में क्या आएगा, खनिज हो गया, पेट्रोलियम, धातु, कोयला आदि पर राज्य इस प्रकार नियंत्रण करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण राज्य को मिल सके। राज्य उस पर साथियों इस प्रकार से नियंत्रण करेगा जिससे लाभ सभी को मिले, न कि पर्टिकुलर किसी एक आदमी को, किसी एक पार्टी को, किसी एक कंपनी को मिले, ऐसा ना हो, इसका लाभ सभी को मिले, ऐसा 39B में कहा गया है। फिर देखिए 39C क्या कह रहा है, इसे समझिएगा। देश की पूंजी, संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो कि सभी में बटा हो। समझ रहे हैं ना, विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा, कि देश की जो पूंजी हो, संपत्ति हो, उत्पादन हो, उसका संसाधन क्या हो, विकेंद्रीय, पर्टिकुलर किसी एक आदमी के हाथ में ना हो। इस बात को समझिएगा। ऐसा ना हो किसी एक आदमी के हाथ में है और उसका क्या करे, वो दुरुपयोग करे, ऐसा ना हो। इसके लिए आर्टिकल 39C को रखा गया कि देश की पूंजी, संपत्ति, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसमें इंपॉर्टेंट आपका 39A है, ये बार बार आप इससे क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब 39D क्या कह रहा है, मैंने C बता दिया, अब 39D को देखिएगा क्या कह रहा है। 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान स्त्री एवं पुरुष दोनों को। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया, तो 39D आप लोग आंसर करेंगे। तो इसमें स्त्री और पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई पुरुष भी पुलिस है, कोई महिला भी पुलिस है, तो उसको समान वेतन दिया जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई पुरुष भी डॉक्टर है, कोई महिला भी डॉक्टर है और दोनों एक ही पद पे हैं, दोनों का पद बराबर है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यही आपका कहा गया 39D में कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान स्त्री एवं पुरुष दोनों को, ऐसा 39D में कहा गया है। फिर 39E को देखिए साथियों। राज्य श्रमिक, स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। क्या कह रहा है, राज्य जो श्रमिक हैं, श्रमिक स्त्री पुरुष हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का और उनके बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर 39F में क्या कहा गया है, इसे समझिए। राज्य बालकों के स्वास्थ्य विकास हेतु स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही बालकों तथा अल्पसंख्यकों के शोषण से रक्षा करेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यही एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 39F हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आइए फिर आगे देखते हैं साथियों। और आगे क्या है, फिर 39 को देखिए, इसमें क्या है इसे आप समझिएगा। 39 को क्या कह रहा है,
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कोई व्यक्ति है उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना केस लड़ सके, तो उसके लिए क्या करता है, न्यायालय उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक वकील मुहैया कराता है जो उसकी केस को लड़ता है। तो इसके लिए 39 क में परिभाषित किया गया है कि आपको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। फिर आगे आइए साथियों, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन होगा। एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, और देखिए ग्राम पंचायत में क्या होगा, कैसे होगा, यह सब बात आपका 243 के अंतर्गत आता है आर्टिकल, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की गठन का परिकल्पना किया गया है। चलिए आगे देखिए, अब आइए आर्टिकल 41 को देखिए। आर्टिकल 41 क्या कह रहा है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार, शिक्षा व सहायता पाने की अधिकार, साथ ही बेकारी, बीमारी एवं बुढ़ापे में सहायता का प्रावधान। कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार देना, शिक्षा व सहायता पाने का अधिकार रखना, साथ ही बेकारी, बीमारी एवं बुढ़ापे में सहायता करने का प्रावधान राज्य करेगा, वह उसका काम है। तो आर्टिकल 41 में कहा गया है। यहाँ आर्टिकल 42 में समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है खास करके महिलाओं के लिए। राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रबंध करेगा, साथ ही स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। जैसे कोई महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको ड्यूटी, जैसे उनकी फील्ड में ड्यूटी लगती है तो उनकी फील्ड से ड्यूटी हटा करके क्या की जाएगी, ऑफिशियली ड्यूटी दी जाएगी, या उनको हार्ड वर्क काम न दे करके उनसे कोई हार्ड वर्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा आपका आर्टिकल 42 में उपबंध किया गया, इसे आप लोग ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध कहां पर किया गया है, तो आर्टिकल 42 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बार बार इस पे फोर्स कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या बनता है कि स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है, तो आर्टिकल 42 आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, अब आर्टिकल 43 को समझिए, इसमें क्या है, यहाँ पर मजदूर उद्योग और सहकारिता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, इसको समझिए। कृषि एवं अन्य मजदूरों के जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन किया जाएगा। कुटीर मतलब जो गांव में छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसको प्रोत्साहित। छोटे छोटे उद्योग में से देखते हैं गांव में लोग अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, डिस्पोजल और जो पत्तल गिलास बनाने का काम करते हैं, छोटे छोटे सब कुटीर उद्योग होते हैं, तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। और किसको, अन्य मजदूरों के जीवन निर्वाह है तो उनको न्यूनतम मजदूरी दी ही जाएगी, यह आर्टिकल 43 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 43 का क्या कहता है, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आर्टिकल 43 ख सहकारी समितियों का उन्नयन, इसमें सहकारी समितियों का उन्नयन के बारे में बात की गई है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए फिर अब आगे चलते हैं, समझते हैं क्या कहा गया है। आइए 44 देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, एक देश एक कानून की बात आपका आर्टिकल 44 में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। और इसे सबसे पहले लागू करने वाला साथियों कौन है, साथियों आपको सबसे पहले आपको लागू कौन करेगा, तो गोवा आपका सबसे पहले लागू किया था, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी आर्टिकल 44 में किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि एक देश में एक ही कानून होगा, अलग अलग कानून नहीं होंगे, सबके लिए एक ही कानून होगा। कि हाँ देखिए फिगर में ऐसे दिखाया गया है, एक देश का मतलब समझ रहे, इस छतरी को देश बना दिया गया है और इस छतरी के नीचे सबको इकट्ठा कर दिया गया है, अर्थात एक देश एक कानून की बात की गई है। फिर देखिए आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है, बच्चों की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, उसको व्यवस्था करना ही करना है। राज्य क्या करेगा, उनके आरंभिक शिक्षा की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जैसे देखते हैं ना प्राइमरी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसा उपबंध किया है आर्टिकल 45 में। चलिए आगे और देखिए क्या है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा आर्टिकल डीपीएसपी
चलिए देखिए अब आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 46 साथियों क्या कहता है इसे समझिएगा। राज्य द्वारा दुर्बल वर्गों विशेषतः SC ST के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की रक्षा की बात की है। यह स्पेशली आर्टिकल 46 साथियों SC और ST के शिक्षा और आर्थिक संबंधी के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पर साफ साफ लिखा है, राज्य द्वारा दुर्बल वर्ग के विशेषतः SC ST के शिक्षा एवं अर्थ की आर्थिक संबंधी हितों की रक्षा करेगा। फिर देखिए आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। हानिकारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आर्टिकल 47, इसे भूलिएगा नहीं। हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन व उपयोग पर प्रतिबंध, और अर्थात राज्य के लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 47 में बताया गया है। सीधा आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ लोगो दे दिया है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसकी पीपीटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह पीपीटी आपके टेलीग्राम चैनल जो है हमारा विकास एकेडमिक जीएस के नाम से, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोबारा। इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लगा रहेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग। 48 क्या कहता है आर्टिकल, इसे समझिएगा। गौवध, आर्टिकल 48 में क्या कहा गया, गौवध निषेध तथा कृषि एवं पशुपालन वैज्ञानिक बनाने का प्रयास आपका आर्टिकल 48 में किया गया है। एक तरह से कृषि संबंधी बात जो होगा, गौवध, क्योंकि गायों का हत्या नहीं किया जाएगा। गौवध एक तरह का निषेध है। कृषि पशुपालन का वैज्ञानिक प्रयास कैसे करना है, ये सब आपका 48 में बताया गया है। फिर आज ये 48 क में क्या बताया गया है, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए, उसके संवर्धन, उसको बढ़ाने के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य क्या करेगा, एक आवश्यक कदम उठाएगा। ऐसा आर्टिकल 48 क में कहा गया है। आर्टिकल 49 देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा करेगा, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये सब का क्या होगा, उसका सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। ऐसा आर्टिकल 49 में कहा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 50 क्या कहता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 50 होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य आपका कदम उठाएगा। और आर्टिकल 51 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच कुछ इस तरह से आर्टिकल थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे कुछ और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कुछ विचार हैं, किसके क्या विचार हैं, इसको आप लोग समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। कौन लोग से क्या क्या विचार दिए। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में विचार, के.एम. पारिकर के द्वारा क्या कहा गया है, इसे समझिएगा। के.एम. पारिकर ने क्या कहा था, के.एम. पारिकर के अनुसार यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करता है। यह कथन आपका के.एम. पारिकर का है। और के.टी. शाह के क्या कथन है, के.टी. शाह के शब्दों में एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। साथियों, एक प्रकार का वो ऐसा ही चेक है, राज्य चाहेगा तो लागू करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लागू करेगा। इस पे कोर्ट या न्यायालय आपका दबाव नहीं बना सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को अनोखी विशेषता वाला कहा है। और नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शब्दों में, नीति निर्देशक तत्व समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना करता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चारों कथन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आइए फिर आगे देखिए। संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए नए नीति निर्देशक तत्व, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 39 क जोड़ा गया, 43 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया। ये 3 आर्टिकल आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर 44 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 97 नंबर संविधान संशोधन जो 2011 होता है, ये आर्टिकल 43 ख जोड़ा गया है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कुछ आर्टिकल जो है संविधान संशोधन करके डीपीएसपी में जोड़े गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखिए साथियों, यहीं पर हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको डीपीएसपी समझ में आ गया होगा। जल्द ही मैं इसका एक एमसीक्यू करा दूंगा, तो आपके चैप्टर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अपने बड़े बंधुओं में, छोटे भाइयों में सभी लोग शेयर करिए। चलिए फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, नमस्कार।